गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो बुक हम कर रहे हैं भूगोल, उसका लेसन 3rd करेंगे, खनिज एवं शक्ति संसाधन। इसका जो लेक्चर नंबर है वो रहेगा 12। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में भी हम इस जो लेसन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने सबसे पहले किया था खनिज किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके उपयोग, संरक्षण, विश्व में खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण। उसके बाद हमने किया पिछले लेक्चर में शक्ति संसाधन। 2 प्रकार के होते हैं, जैसे परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत। पिछले लेक्चर में हम जो शक्ति संसाधन है, शक्ति यानी कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जो ऊर्जा संसाधन, शक्ति संसाधन को हमने 2 भागों में बांटा था, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो। देखिए, जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। जीवाश्म ईंधनों, जीवाश्म जो मृत जीव जंतुओं, अपशिष्टों आदि के दबने, गलने, सड़ने से जो बनते हैं वो ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो हम पिछले जो परंपरागत उद्योग, परंपरागत जो स्रोत थे हमारे। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से थे, हमने परंपरागत स्रोत में किया था, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अभाव है वो उत्पन्न हो रहा है। कि जो भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया है हमने। तो अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो जो परंपरागत स्रोत हैं उनका अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि इनके उपभोग की वर्तमान दर यही रही, कि अगर हम वर्तमान में जितना उपभोग कर रहे हैं इसी दर से उपभोग करते रहे तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम इसी दर से इनका प्रयोग करते रहे तो इनके जो भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण या प्रदूषण भी पैदा करता है। कि कोयला है और ये एलपीजी गैस है, पेट्रोलियम है, ये ज्यादा धुआं निकलता है तो पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय संसाधन है, आदि के उपयोग की आवश्यकता है। इनकी क्या कह रहे हैं कि हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं अपने उपभोग के लिए, और अगर इसी दर से हम उनका उपभोग करते रहे तो एक दिन उनके भंडार समाप्त हो जाएंगे और उनसे पर्यावरण प्रदूषण भी ज्यादा होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनसे। तो इसलिए हमें उनके स्थान पर जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय, इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इनके उपयोग की आवश्यकता है। फिर जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम किसे कहेंगे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इनकी कौन सी ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य की उष्मा से। सूर्य की उष्मा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग की जाती है। जो सूर्य की उष्मा वो क्या करती है, जो सौर सेल होती हैं, जब उन पे सौर सेलों पे सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य की जो उष्मा पड़ती है, तो उससे क्या बनती है, बिजली पैदा होती है। और धूप की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी लाभदायक है। जो सौर ऊर्जा की तकनीकी है वो उन क्षेत्रों में अधिक लाभदायक है जहां पे धूप है वो अधिक होती है। अधिक चमकीले धूप वाले क्षेत्रों में जो सौर ऊर्जा के से चलने वाले जो उपकरण हैं वो ज्यादा लाभदायक होते हैं। स्टूडेंट्स, जो विश्व का, इनकी संसार का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा कौन सा, स्कॉटलैंड में है। इनकी पहला ऐसा बस अड्डा जो सौर और पवन चालित है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन चालित जो ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग होता है, कहाँ पे है वो, स्कॉटलैंड में है। प्रथम जो सबसे पहला था वो। फिर सौर ऊर्जा क्या थी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर सेलों पे पड़ती है तो क्या होता है, विद्युत पैदा होती है। फिर उपयोग, जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग हम किस किस में करते हैं, सौर कुकर, सौर तापक,
तापक जैसे कि वर्तमान में हम प्लेटें बोलते हैं, सौर ऊर्जा से लगने वाली प्लेटें, जैसे हम इन्वर्टर वगैरह में बिजली इत्यादि के लिए प्रयोग करते हैं। सोलर ड्रायर इनमें प्रयोग होता है। फिर रोशनी के लिए और यातायात संकेतों में भी प्रयुक्त होती है। उसके बाद है सौर ऊर्जा के लाभ और हानि, कि सौर ऊर्जा है इसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। क्या क्या हैं? लाभ क्या है? यह असमाप्य संसाधन है। असमाप्य यानी कि समाप्त नहीं होगा, जब तक सूर्य की धूप मिलती रहेगी तब तक ये रिचार्ज है वो होते रहेंगे। तो सौर ऊर्जा से क्या है? एक असमाप्य संसाधन है। यह प्रदूषण मुक्त है, यानी कि कोई प्रदूषण भी नहीं होता है सौर ऊर्जा से। फिर है सौर ऊर्जा की हानि क्या है? इसकी जो प्रणाली है वो खर्चीली है, कि सूर्य की धूप से जो सौर सेलों को रिचार्ज करने की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है वो खर्चीली है, यानी कि ज्यादा महंगी है। उसके बाद है स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है, कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत है, जो हम ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो विस्तृत हो जाता है तो ऊर्जा है वो नष्ट होती है। ये इसकी हानियां हैं। उसके बाद सेकंड जो गैर परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? पवन चक्कियों का प्रयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। चिरकाल क्या है? लंबे समय, चिरकाल लंबा समय। कि पवन जो चक्कियां हैं, पवन यानी कि वायु से चलने वाली चक्कियां, हवा से चलने वाली जो चक्कियां हैं, उनका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? अनाजों को पीसने के लिए, जल को निकालने के लिए, और ये लंबे समय से ही हो रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हुई हवाएं इन चक्कियों को घुमाती हैं। कि जो पवन चक्कियां हम प्रयोग करते हैं, वो तेज गति से जो चलती हुई हवाएं हैं, वो हवा क्या करती है? उस चक्की को घुमाती है। और जब हवाएं चक्कियों को घुमाती हैं तो विद्युत पैदा करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। ये चक्कियां हैं वो जनरेटर से जुड़ी होती हैं। जब तेज गति से चलती हुई हवाएं इन चक्कियों को घुमाती हैं तो क्या होता है? विद्युत पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। अब ये पवन ऊर्जा है किन क्षेत्रों में ज्यादा महत्वपूर्ण है? कि जिन क्षेत्रों में प्रबल हवाएं चलती हैं वहां ये पवन चक्कियां स्थापित होती हैं, यानी कि कहाँ लगाई जाती हैं? जहां पे तीव्र गति से, तेज गति से हवाएं चलती हैं, वहीं कामयाब रहेंगी ये पवन फार्म कहाँ कहाँ पे हैं जो पवन चक्कियों के? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तथा स्पेन। जो ये क्षेत्र हैं, जो ये देश हैं, इनमें क्या है? पवन चक्कियां से स्थापित जो पवन ऊर्जा है के ज्यादा है, पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो हवा की जो स्पीड है वो क्या है? प्रबल है, तेज है। उसके बाद है पवन ऊर्जा के लाभ और हानि, कि जो पवन ऊर्जा है उसके लाभ क्या है और हानियां क्या हैं। पवन ऊर्जा के लाभ, प्रदूषण मुक्त है, कि हवा से चक्कियां चलती हैं, उनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की लागत कम होती है। जब एक बार लगाते हैं तभी खर्चा आता है, उसके बाद जो बिजली उत्पादित होती है तो उसकी लागत है वो कम लगती है। उसके बाद सुरक्षित और साफ होती हैं। फिर पवन ऊर्जा की हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण, कि जब हवा से चक्कियां चलती हैं तो बहुत ज्यादा ध्वनि पैदा होती है, तो किसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक ध्वनि प्रदूषण पक्षियों के लिए हानिकारक है, और प्रसारण संकेतों में भी व्यवधान है। प्रसारण संकेत जैसे दूरदर्शन, रेडियो, इस पे जो प्रसारित होता है, जो प्रसारण होता है, उनके संकेतों में भी ध्वनि प्रदूषण क्या करता है? व्यवधान, रोक पैदा करता है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा। जो थर्ड गैर परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा मुख्यतः रेडियो सक्रिय पदार्थ, यानी कि परमाणु ऊर्जा किससे होती है? यूरेनियम और थोरियम, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम है आदि से प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो क्षेत्र है वो देश है कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका एक यूरोपीय देश जो है वो यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा के उत्पादक है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। भारत में यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और झारखंड। फिर थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट में पाया जाता है। ये पूछा जाए कि भारत में यूरेनियम और थोरियम के विशाल निक्षेप कहाँ पे मिलते हैं, तो भारत में यूरेनियम के विशाल निक्षेप राजस्थान और झारखंड में, और थोरियम के केरल के मोनोजाइट में। फिर भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र, कि भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र है वो कहाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थान कौन सा है? कलपक्कम। महाराष्ट्र में है तारापुर।
राजस्थान में कोटा के निकट है राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में है नरोरा और कर्नाटक में है कैगा। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कर्नाटक में कैगा, उत्तर प्रदेश में नरोरा, महाराष्ट्र में तारापुर, तमिलनाडु में कल्पक्कम, राजस्थान में कोटा। ये परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। फिर परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानियां। लाभ तो क्या है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। यूरेनियम और थोरियम है, उनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। एक परमाणु बम है, काफी हद तक एरिया को तहस नहस कर देता है। फिर हानि क्या है, खर्चीली प्रणाली है, यानी कि जितने ज्यादा अधिक ऊर्जा उत्पादित होती है उसी के साथ इसकी जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, वो भी बहुत ही खर्चीली है। फिर है नेक्स्ट जो गैर परंपरागत स्रोत है वो है भूतापीय ऊर्जा। जैसे नाम से ही पता है, भू यानी कि भूमि, तापीय तापमान, भूमि के जो तापमान है उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा, कि वह ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है। ये भूमि जब गर्म होती है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है, कि जो जो हम धरातल के नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। धरती के जो नीचे है वो सतह की अपेक्षा टेम्परेचर है वो अधिक होता है। कभी कभी यह ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह तापीय ऊर्जा शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त होती है। कई बार जो गर्म जल के झरने जो धरातल के नीचे से निकलते हैं उनके रूप में भी ऊर्जा होती है, प्राप्त होती है भूतापीय। और इससे क्या पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। भूमि की जो नीचे जो गर्मी है उससे ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। अब इसके उपयोग क्या है, उस ऊर्जा का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए और नहाने के लिए। जैसे गर्म जल के झरने हैं, सोहना में है जैसे गुड़गांव के पास गर्म जल का झरना, तो इससे गर्म जल के जो झरने हैं उनमें हम नहाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र है, यानी कि संसार का जो सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र है, भूतापीय ऊर्जा जहां पे पैदा की जाती है, कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अगर भारत में देखें, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी। भारत में भूतापीय ऊर्जा के 2 संयंत्र हैं, हिमाचल प्रदेश में तो है मणिकरण और लद्दाख में है पूगा घाटी, जहां पे भूतापीय जो ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। फिर जो नेक्स्ट गैर परंपरागत स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार क्या होती है, समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। जब समुद्रों का जल है ऊंचाई की ओर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब निचाई की ओर आता है तो उसे भाटा कहते हैं। जब जल ऊंचाई की ओर उठता है, यानी कि जब ज्वार आता है तो उस ज्वार से ऊर्जा पैदा होती है, विद्युत बनाई जा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संक्रेम मुहाने में, मुहाना क्या होता है, जो उसके जो बीच वाला भाग है, संक्रेम मुहाने, संक्रा यानी कि पतला, वैसे तो मुहाना होता है जहां पे नदियां अपना जो जल गिराती हैं वो, तो यानी कि जहां पे समुद्र को पानी प्राप्त होता है, जिस जगह से, जैसे कि समुद्र है, यहां से नदियां अपना पानी डालती हैं तो ये मुहाना हो जाएगा। तो समुद्र के संक्रेम मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। यानी कि जब ज्वार पैदा होते हैं तो जहां पे ज्वार आते हैं वहां पर बांध का निर्माण करके जो इस तरह की ज्वारीय ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। अब ये जो ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ज्वारीय मील के, रूस में, फ्रांस में और भारत में कौन सा है, कच्छ की खाड़ी। गुजरात में जो है कच्छ की खाड़ी वो ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र है। और खंबात की खाड़ी भी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों ही, जो खंबात की खाड़ी है वो भी ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र है, दोनों ही गुजरात के पास। उसके बाद विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है, फ्रांस में। सबसे पहले जो ज्वारीय ऊर्जा का स्टेशन उसमें कहाँ पे लगाया गया था संसार में, फ्रांस में लगाया गया था। और भारत में तो 2 ही हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। उसके बाद है बायोगैस। नेक्स्ट जो गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। कि जो मृत पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, वो जो पशुओं का गोबर है वो
इसको अपशिष्ट करके ग्लास डाके गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। कि मृत पौधे, जीव जंतुओं, गोबर इत्यादि को ग्लास डाके इससे जो गैस पैदा होती है वो बायोगैस होती है। जो बायोगैस है इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 तत्व शामिल होते हैं जो दोनों ही पर्यावरण के लिए घातक हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 का मिश्रण है बायोगैस। अब उपयोग क्या है इसके? खाना पकाने में इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत पैदा करने में, और जैविक खाद बनती है। लाभ और हानि क्या है इसके? कम लागत। एक तो बायोगैस है, इससे लागत कम आती है क्योंकि जिससे ये बनती है वो मटेरियल घर में ही, जैसे कि गोबर है, गोबर से इसको घर में ही तैयार किया जा सकता है, तो इसकी लागत कम होती है। उपयोग में आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक जैव पदार्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, जो मृत जो अवशिष्ट होते हैं, जैविक अपशिष्ट, उनका तो उपयोग हो जाता है और क्या पैदा हो जाएगी? गैस का उत्पादन हो जाएगा। कि जो मृत पौधे और जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, ये तो गल सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और गैस है वो उत्पादित हो जाएगी। ये भी एक लाभ है। हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि तो है पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ये मिश्रण होती है और दोनों ही पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। उसके बाद है हरित ग्रह का कारण। हरित ग्रह क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, तो हरित ग्रह का कारण बनती है ये गैस। कि अगर ये गैस की मात्रा अधिक है तो ये किसका कारण बनती है? हरित ग्रह का कारण बनती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया आज? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किए कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं कौन कौन से हैं। साथ ही उसके हमने लाभ और हानि भी देखे हैं इनके। आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा? जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। फेयर नोटबुक में जैसे हमने जो क्वेश्चन किए हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, आपको वो बताने हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ है? पवन ऊर्जा के कोई 3 लाभ बताइए। भारत के कौन से राज्यों में यूरेनियम और थोरियम के जो भंडार हैं वो हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ व कौन कौन से हैं? भारत में विश्व में भूतापीय संयंत्र है वो कहाँ है? और विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ है? ये जो 7 क्वेश्चन हैं वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं फेयर नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।